नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन अभिग्रहण, उपयोग और भंडारण तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और वैश्विक तापमान को वर्ष 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके लिए वर्ष 2010 से 2020 तक वैश्विक स्तर पर CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। CCUS के कार्यान्वयन के लिए भंडारण और परिवहन लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। अधिकांश देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs के तहत CCUS तकनीक को अपनाने में असफल रहे हैं। दरअसल CCUS तकनीक को जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले CO2 उत्सर्जन के अभिग्रहण के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शामिल है ईंधन के दहन या औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होने वाले CO2 का अभिग्रहण, जलपोत या पाइपलाइन के माध्यम से इस CO2 का परिवहन, इसका मूल्यवान उत्पादों या सेवाओं या गहरी भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में इसके स्थायी भंडारण के लिए एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये तकनीक वायुमंडल में 85 से 95% CO2 उत्सर्जन को अवशोषित कर सकती है। वर्तमान में CCUS प्रौद्योगिकी का लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अभिग्रहण करना है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय CO2 प्रच्छादन अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम CCUS परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए त्वरित CCUS प्रौद्योगिकी पहल का एक भाग है। अगली खबर फिल्म एवं मीडिया से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के साथ मिलकर 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है। इसे वर्ष 1975 में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल और एकीकृत विकास को बनाए रखना और प्रोत्साहित करना है। आइए अब उन फिल्म और मीडिया इकाइयों के बारे में जानते हैं जिनका विलय किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म डिवीजन की। फिल्म डिवीजन को वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। इसे मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाने और समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन करने तथा भारतीय इतिहास का एक सिनेमाई रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित किया गया था। दूसरा है बाल फिल्म सोसाइटी। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में भारतीय सिनेमाई विरासत के संग्रह और संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। और चौथा है फिल्म समारोह निदेशालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 में भारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आइए अब इन इकाइयों के विलय के लाभों को जानते हैं। इनके विलय से ओवर द टॉप मंचों की विषय वस्तु, बच्चों से संबंधित विषय वस्तु, एनिमेशन, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों का विकास हो सकेगा। इसके अलावा अपनी सभी शैलियों की फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा का संतुलित और केंद्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और जनशक्ति का बेहतर और कुशलता पूर्वक उपयोग संभव हो सकेगा। गतिविधियों के दोहराव में कमी आएगी और सरकारी कोष की बचत की जा सकेगी। अगली खबर GST से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर क्रेडिट धोखाधड़ी और फर्जी इनवॉइस जैसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। दरअसल GST प्रणाली जाली फर्मों, फर्जी इनवॉइस और इनपुट टैक्स क्रेडिट के धोखाधड़ीपूर्ण दावों जैसे विभिन्न मुद्दों का सामना कर रही है। धोखाधड़ी करने वाले फर्जी GST इनवॉइस का उपयोग करके अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में सफल हो रहे हैं और सरकारी कोष को क्षति पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स क्रेडिट से मतलब है अंतिम उत्पाद पर कर का भुगतान करते समय कंपनियों द्वारा इनपुट्स पर पहले से चुकाए जा रहे कर को कम करने की सुविधा से है। फर्जी इनवॉइस का उपयोग मुख्य तौर पर आयकर अपवंचन, कंपनियों से धन का अन्यत्र उपयोग और बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बही खातों में हेरफेर जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में किया जाता है। धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि की कई वजह हैं,
जैसे जीएसटी पंजीकरण के दौरान आवश्यक प्रक्रियागत निगरानी का अभाव, जिसकी वजह से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कई फर्जी कंपनियों का निर्माण किया जाता है। कर अपवंचन के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करने में तकनीकी संबंधी विफलता, निरीक्षण और पर्यवेक्षण का पर्याप्त अभाव, अनुपलब्ध कर रिटर्न फॉर्म जो इनवॉइस का मिलान करने और किसी भी फर्जी लेन देन को प्रक्रिया से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। हाल ही में केंद्र ने जीएसटी नियम 2020 में संशोधनों को अधिसूचित किया है ताकि जीएसटी पंजीकरण के मानदंडों को कठोर किया जा सके और केवल वास्तविक कंपनियों का ही पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। अगली खबर आयुष्मान भारत कार्यक्रम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य पैकेजों पर पुनर्विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ के लिए एक कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विविध लाभार्थियों के लिए संचालित की जा रही कई केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना, उन तरीकों का अध्ययन करना जिनसे मध्यम आय समूह के लिए वहनीय स्वास्थ्य बीमा सेवा का विस्तार किया जा सके। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लगभग 10 निजी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लोग रियायती दर पर प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे और रियायती दरों पर ही स्वास्थ्य पैकेज का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य लाभ पैकेज 3.0 उन निजी आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों के लिए लागत और मूल्य निर्धारण संरचनाओं को व्यवहार्य बनाएगा जो सरकारी कार्यक्रम में भागीदार होने के इच्छुक हैं। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले बाघ का स्थानांतरण किया गया। इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक मादा बाघ को स्थानांतरित किया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी भाग में बाघों के स्थानांतरण की परियोजना को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा अनुमोदित किया गया था। NTCA बाघ संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। जीवित स्वदेशी पादपों या जीवों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रबंधित आवाजाही को स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये कई कारणों से किया जाता है, जैसे एक प्रजाति की उत्तरजीविता या स्वास्थ्य लाभ की संभावना को बढ़ाने के लिए, एक रिस्टोरेशन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में, एक विशिष्ट उद्देश्य जैसे रक्षा एवं समर्थन, शिक्षा या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक प्रजाति को स्थानांतरित किया जाता है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हिमालय की शिवालिक श्रेणी में स्थित है। ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाद उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भारत में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर पहल के अंतर्गत सर्वप्रथम शामिल किया गया था। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1951 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ये देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल ने देश में डायरेक्ट टू होम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन संशोधनों के तहत कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे DTH के लिए अब लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। DTH क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब तक लाइसेंस 10 वर्ष के लिए वैध था और साथ ही अधिकतम 49% FDI सीमा निर्धारित की गई थी। अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना PMSSC के तहत मैट्रिकोत्तर या 11वीं और 12वीं की कक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है। हाल ही में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC में कुछ संशोधनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी। इस योजना में केंद्र सरकार छात्रों को वित्तीय लाभ में 60% का योगदान देगी। इसे छात्रों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय सहायता में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति वर्ष 5 गुना से अधिक वृद्धि की जाएगी। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में DRDO द्वारा इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सेना संस्करण में एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर प्रणाली शामिल है। आपको बता दें कि मई 2019 में भारतीय नौसेना, DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नौसेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। पोखरण में फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर का उपयोग किया जाएगा। ये थार क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए प्रारंभ की गई एक पहल है। ये वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। विद्युत लाइनों पर फायरफ्लाई डायवर्टर स्थापित किए गए हैं। ये रात में विद्युत लाइनों पर दूर से चमकते हुए फायरफ्लायर्स की तरह दिखाई देंगे। आपको बता दें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। वर्तमान में इनकी संख्या 150 से भी कम है। वर्तमान में थार क्षेत्र में विद्युत लाइनें विशेष रूप से ऊपर से गुजरने वाली अनेक तारों के साथ उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। इसमें बैल या सांड के साथ दौड़ लगाई जाती है। इस खेल का आयोजन पोंगल के दौरान किया जाता है। जल्लीकट्टू का उल्लेख संगम साहित्य में भी किया जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में सांड को वश में करने का संदर्भ मिलता है। ये मुहर लगभग 2500 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच किसी समय से संबंधित है। जल्लीकट्टू शब्द तमिल शब्द सल्ली कासू से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है कि पुरस्कार राशि के रूप में सांड या बैल की सींगों पर एक पोटली में सिक्के बांधे जाते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MP-EDA ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जलीय कृषि करने वाले किसानों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। MP-EDA की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। ये भारत में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। MP-EDA के मुख्य क्षेत्र बाजार प्रोत्साहन, कैप्चर फिशरीज, मत्स्य पालन, प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य संवर्धन एवं अनुसंधान और विकास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।